हेलो हाय, आपके प्यारे मृदुल भैया अब आ चुके हैं एक नया बैच लेकर के, जो कि होगा एलीट बैच। अब बेसिकली ये बैच जो मैंने अभी लॉन्च किया रिसेंटली, वो इसके लिए रहेगा कि हम क्लास 10, 12 और ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए कवर करें जिनका अभी एग्ज़ाम पास में, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स। अभी ये क्या बात होने वाली है ना कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स और ये जो एग्ज़ाम का सीज़न है अपना, वो जस्ट ये हमारी दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाता है। और जब सबको पता है कि अपन क्या प्रिपरेशन जो होता है वो इस महीने से स्टार्ट होने वाला है, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ज़्यादातर लोग इसी महीने में पूरा क्या बोलते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और इसके पहले वाले लोग जितने भी हैं सारे के सारे थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान देते हैं, है ना। अब वो किधर किधर ध्यान देते हैं आप सबको पता है। फिलहाल अपन लोग जो स्टार्ट करने वाले वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अपन क्लास 11 कभी कवर करेंगे और क्लास 12 कभी कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली क्लास 12 का कवर करना चाहेंगे तो बहुत सारी बेसिक बातें होंगी जो छूट जाएंगी। और फिर जब हम लोग आपके डायरेक्टली पढ़ाना चालू करूँगा, जैसे कि हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, तो वहाँ पे मैं जैसे ही चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ही ना आए कि ये चल क्या रहा है। और अगर ऐसा ही समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है तो तुम लोग कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैचअप नहीं कर पाओगे, और अगर कैचअप नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम इसीलिए जाती है क्योंकि इसमें ना बेसिक्स जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो बहुत लोगों के स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो हम लोग आज ट्राई करेंगे कि सबसे पहले बेसिक्स को कवर करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि क्लास 11 में दे रखी है हम लोग को। उसके बाद फिर अपन क्लास 12 का जो सिलेबस रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को जो पढ़ने में है वो आसानी जाए, ठीक है। और अपने पास मिनिमम टाइम जो भी है, अपने पास इनफ टाइम है, अपन पूरा कवर कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अपन ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज लेक्चर 1 है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री जो होती है ना भाई, देखो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ध्यान देना, और हो सके तो लेक्चर नोट साथ साथ में बनाते चलना, ताकि तुम लोग को हेल्प आउट हो, ठीक है। अब यहाँ पे बताऊँ केमिस्ट्री को अपन ने कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो सबको पता है कि ये 3 टाइप्स में है, ठीक है। इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं। पहली तो हो गई तुम्हारी फिजिकल, ठीक है। दूसरी तुम्हारी हो गई इनऑर्गेनिक, और तीसरी हो गई ऑर्गेनिक। अब ये सारी चीज़ें बताने वाली तो नहीं है, पर फिर भी अगर अपन ने बोला है कि बेसिक से चालू करेंगे तो इतने बेसिक तो चलेंगे कि जिसने आज तक कभी नहीं पढ़ी उसको भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाए बात। तो अभी फिजिकल नाम से समझ में आ रहा है कि इट विल बी रिलेटेड टू फिजिक्स। भाई कहीं ना कहीं से फिजिक्स से रिलेटेड होगा, तभी उसको फिजिकल बोला गया है ना। अब बेसिक फिजिकल क्या होती है कि जो आउटर जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करना अपन का फिजिक्स कहला रहा है। बेसिकली अपन किसी की आउटर प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी करेंगे, कैसा दिखता है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस फॉर्म में है, और अगर गैसियस फॉर्म में है तो क्या वो प्रेशर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि फिजिकल जो अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर अपन क्या करते हैं भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को लेकर के अपन डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक सबको पता है ये सारे कुछ नहीं है ना। जो भी हम लोग पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे वो है। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, है ना। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। सारे के सारे जितने भी ब्लॉक होते हैं हमारे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो ये सारे अपन ब्लॉक पढ़ेंगे। उसके अंदर के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके ट्रेंड्स देखेंगे, उनके रिएक्शन कैसे होते हैं वो देखेंगे। यानी कि पहले क्या देखा हमने, फिजिकल ये देखा, यानी कि पूरे के पूरे केमिस्ट्री को, वर्ल्ड को एक क्या करा, बाहर से देखा कि वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज शो कर रही है। अगर कोई गैस इस कंटेनर में है तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, वो उसमें कितना वॉल्यूम घेर रहा है, अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या चेंज आएगा। ऐसे सब चीज़ अपन फिजिकल में डील कर लिए। अब हम लोग पहले एलिमेंटल फॉर्म में डील करेंगे। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या है कि वो कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, उसकी एटॉमिक साइज़ क्या होती है। बेसिकली ऐसी सारी चीज़ें अपन किसमें, इनऑर्गेनिक में कवर करते हैं। अब पूरे पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे तो तुम लोग को एक एलिमेंट मिलता है जिसका नाम होता है कार्बन, जिसका नाम सबने सुना होगा। अब ये कार्बन जो होता है, इसका मुझे एटॉमिक नंबर बता दो, है ना। अब ऑनलाइन क्लासेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग अपने दिमाग से हर चीज़ छोड़ दोगे और ये सोचोगे कि सामने वाला तो सब बता ही रहे, है ना। तो अगर ऐसा तुम लोगों को मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो हो सके तो मन में आंसर करो एटलीस्ट, ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। चलो, कार्बन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो होता है 6, ये सबको पता है। और अगर मास नंबर की बात करते हैं तो वो होता है 12, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ थी इसलिए मैंने बता दी। अब बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन अपने को इनऑर्गेनिक के टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ रहे होगे तो कार्बन करके एलिमेंट मिलेगा। अब वो कार्बन एलिमेंट क्या होता है कि एकदम खास है,
खास कैसे है, बेसिकली क्या हुआ था, इसकी स्टोरी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो बचपन में क्या हुआ, कार्बन जो था ना, जैसे ही वो आया तो थोड़ा सा छोटा सा था, मतलब उसको साइज़ छोटा ना, कितना छोटा सा है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 होगा तो बेचारा बहुत छोटा सा होगा। उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन कुछ रहे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 प्रोटॉन रहते हैं, 12 उसका एटॉमिक मास है, मतलब बाकी लोगों के कंपेरिजन में थोड़ा सा अपने आप को ऐसे वीक वो करता था। अब क्या हुआ कि इसको जब बात आई कि इसको ना तुमको बॉन्डिंग करनी है, तो बॉन्डिंग करने के लिए इसके पास उसको ऑप्शन दिया गया, एक काम करो, अच्छा तुम लोग को बॉन्ड के बारे में तो बेसिक बातें पता ही होंगी, कुछ 3 तरीके के बॉन्ड अपन सबसे बेसिक बात करते हैं। चलो, आयोनिक बॉन्ड मिलता है और दूसरा हम लोग को कोवलेंट बॉन्ड मिलता है। अभी इसके आगे अपन नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए अपन 2 ही बॉन्ड्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड तुम लोग को पता है कैसे बनता होगा भाई, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो ये कैसे बनता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब कार्बन जो है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो आयोनिक बॉन्ड बना ले या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड बना ले। अब तुम लोगों ने ऑब्वियसली बात है कि इसका ना बचपन में, जो मैं 10th वाली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तुम लोगों ने इसका कन्फिग्रेशन लिखा होगा, एटॉमिक कन्फिग्रेशन। अब इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखना चालू करें तो आई होप सबको एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखना आता होगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका ज़रा बताना कि एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 2,6 यही बनेगा कि 2,4 बनेगा, भाई ध्यान दे दो, ठीक है। हाँ, तो 2,4 बन रहा है। इसका मतलब मुझे अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, ऑक्टेट रूल यानी कि उसके आखिरी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट हमेशा अपने नियर बाय नोबल गैस के क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसको कैच करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको उसके जैसा बनना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। सब कोई अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए भाग रहे हैं। अब वो एलिमेंट का जो 18th ग्रुप में होते हैं जितने भी एलिमेंट्स, उन सब का एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और जितने भी इस ग्रुप में हैं वो चाहेंगे कि हम उसके जैसा बन जाए, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी। अब इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन जब अपन लिखते हैं तो वो लिखते हैं 2,4। क्या लिखते हैं भाई, 2,4। अब इसको अगर मैं चाहूँ कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास इसके लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो ये रहे, ठीक है, कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। भाई कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया तो यहाँ पे इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। और एक और इसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर कर ले। अगर शेयर भी कर लेता है तो भी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, गेन करेगा तो भी 8 बन जाएंगे, लॉस करेगा तो भी उसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब कार्बन को ये 3 ऑप्शन थे। अब सबको पता है कि वो 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करने वाला है, पर क्यों करता है आज उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। पहला, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन मार्क, वाई। भाई हमने ये बता दिया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं गेन कर सकता। तो एक काम करते हैं, कार्बन का ना कहीं पे डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, यहीं पे बनाने के एक छोटा सा यहाँ पे कहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, यहाँ पे इसका एक और एक यहाँ पे इसका एक, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सही। अब मैं ये बोलो कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होंगे, ये भाई ये भी नेगेटिवली चार्ज होंगे। और बच्चे को पता है कि जो नेगेटिव होता है वो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो ये जो 4 बंदे नेगेटिवली चार्ज हैं वो इसको आसानी से घुसने देंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, घुसने नहीं देंगे। अगर तुम लोगों ने कभी मैग्नेट बचपन में खेला हो तो पता है सेम पोल वाले यानी कि सेम चार्ज वालों को आसपास लाओगे तो वहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलता है। और अगर तुमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी क्लास 12th का चैप्टर है पहला, अगर वो पढ़ा है तो तुम लोगों को पता होगा नेगेटिव आपस में कितना करेगा भाई, रिपेल करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में रिपेल करेगा। कूलम्स लॉ से अपन निकाल भी सकते हैं कि कितना करेगा, लेकिन फिलहाल अपने को वो वहाँ पे नहीं जाना उतने डिटेल में। इतना पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बैठे हैं वो उसको रिपेल करेंगे।
अब रिपेल करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगा कि ताकि वो घुस जाए और घुस करके उस शेल में जाके फिट हो जाए। तो ठीक है, हम इसको एनर्जी देंगे, उसको ओवरकम करेंगे और इस शेल में ले जाके घुसा देंगे। तो एक काम किया हमने, यहाँ पे एक लगा इलेक्ट्रॉन और उसको डाल दिया। अब हम लोग को चाहिए कि हम उसमें और इलेक्ट्रॉन्स डालें, क्योंकि अभी तो एक ही आया है। अब एक इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ी, लेट अस सपोज कितनी भी किलो जूल्स एनर्जी देनी पड़ी, अब उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए। क्यों, ज़रा सोचो, 1 2 3 4 5, पहले तो 4 लोग धक्का दे रहे थे, अब 5 लोग धक्का दे रहे हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए मुझे और ताकत लगानी पड़ेगी, येस और नो, है ना। सबको पता होगा कि और अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो और एनर्जी दे दी, चलो ठीक है दे दी, जैसे तैसे दे दी। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ठूसने की कोशिश करते हैं, उसी कार्बन के इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन जब अपन डालने की कोशिश करेंगे, तब सोचो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे जो उसको धकेलने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन धकेल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को। बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है। सोचो इस इलेक्ट्रॉन की क्या हालत हो रही होगी, 6 लोगों के सामने अकेला लगा हुआ पड़ा है। अगर तुम लोगों ने कभी टग ऑफ वॉर खेला हो तो तुम चाहे कितने भी तगड़े हो, अगर अकेले हो और सामने पूरी टीम है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पे जितने बंदे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन पड़ेगा। भाई धक्का मार रहे तुमको तो तुम क्या रोक लोगे सबको? ठीक है, टग ऑफ वॉर वाला अलग एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उधर खींच रहे इधर खींच रहे, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे तो रिपल्शन हो रहा है। जो भी है समझने के लिए समझ लो, इमेजिन करो, थोड़ा सा कोशिश करो कि तुमको 6 लोग मिलकर धकेल रहे हैं और तुम अकेले रोकने की कोशिश कर रहे हो, और सिर्फ रोकना नहीं है, तुमको अंदर घुस जाना है इस रूम के, तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन 90% 99% वाले लोग तो खैर उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अपने को पता है अपनी पावर कितनी होती है। अब यहाँ पे काम करें, एक और इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे ठूस दिया, मैं बोल रहा हूँ ठूस दिया, हाइपोथेटिकली डाल दिया। अब हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है, हम तो चलो यार कैसे न कैसे उस एनर्जी को दे देंगे, पर क्या इतनी एनर्जी ये छोटू सा कार्बन झेल पाएगा? बात समझने की कोशिश करो। बॉन्डिंग बनाने का जो हम लोग का प्रोसेस होता है वो इसलिए होता है कि ताकि वो जो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी गेन करे। ठीक है, अपने को क्या करना है, कार्बन को स्टेबल बनना है, पर कार्बन अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन इतनी सारी एनर्जी के साथ ले लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर अनस्टेबल हो गया तो फिर वो क्या बोलते हैं, बनाने का मतलब ही क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ मतलब वो फट के निकल जाएगा, और अगर फट गया तो फिर तो गया, ठीक है, कार्बन ख़त्म। तो अपन को ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जा रही है, और इतनी एनर्जी छोटे से कार्बन के लिए बहुत ज़्यादा हो गई। अब छोटे से कार्बन के लिए अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई तो वो ये वाले रास्ते को अपनाएगा क्या? ऑब्वियस ही बात है, नहीं अपनाएगा। भाई स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमको एनर्जी कम करनी है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मैं एनर्जी बढ़ा लूँ, पर एट दी एंड आफ्टर जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए मेरी एनर्जी कम हो जानी चाहिए, और अगर मेरी एनर्जी स्टिल बढ़ रही है या एनर्जी ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मैं एनर्जी दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट कैन नॉट अफोर्ड दी एनर्जी गिवन टू ओवरकम दी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने, थोड़ी सी अपनी वाली लैंग्वेज पे लिख दिया। ठीक है, कोई बुकिश लैंग्वेज पे नहीं है। अगर तुम किसी बुक को प्रीफर कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT प्रीफर कर रहे हो या फिर कोई और गाइड वाइड प्रीफर कर रहे हो, तो उसमें भी कुछ लैंग्वेज दी होगी, उसको भी तुम फॉलो अप कर सकते हो। बेसिकली ये चीज़ अभी हम लोग को थोड़ा समझने के लिए हम लोग यहाँ पे नोट्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, फिर भी तुम चाहो तो एक नोट्स तुम लोग ऐसे रफ सा बना सकते हो। तो अगर तुम लोग को दिख रहा हो कि यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है, और अगर मैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे तैसे ठूसना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर मैं ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर अनस्टेबल हो गया तो उसको बॉन्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एक तो वो खुद ही फट जाएगा, इतनी एनर्जी वो झेल ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस कारण से वो गेन करने वाले ऑप्शन को क्या कर देगा, भैया इस गेन को क्या करते हैं, इसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिजेक्ट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाली बात। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं यार। ठीक है, रीज़न हालांकि वो सिमिलर सही है, पर फिर भी अब इसको बात कर लेते हैं एक बार, है ना, समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलो एक काम करते हैं, वापस एक बार कार्बन का डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा अगर वो लूज़ करने की कोशिश करेगा। तो यार ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 ठोक,
और यहाँ पे होंगे भाई तुम्हारे 1 2 3 और 4। अब मैं एक बात बताऊँ कि तुमको प्रोटॉन कितने होंगे अंदर में, जो अंदर में होता है। अच्छा ये तो बात पता होनी चाहिए कि कार्बन के पास एक न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। और अगर ये बात अगर किसी को नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा मामला मतलब ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। चलो तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स पाएंगे भाई। 6 प्रोटॉन्स क्यों? क्योंकि देखो अगर एटॉमिक नंबर जो होता है वो किस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम लोग के बन में प्रोटॉन कितने। अगर 6 प्रोटॉन होंगे तभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन के नाम पे हम लोग क्यों एटॉमिक नंबर नहीं देते, ये तुम लोग मुझे कमेंट में करके बता देना, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन के नाम पे क्यों नहीं रख रहे। अब बेसिकली यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है मैं चाह रहा हूँ कि तुमको लूज़ कर दूँ, ठीक है। अब यार लूज़ करना कितना आसान है, यहाँ से निकाला भग गया। अब ऐसा थोड़ा सा सोचें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसके अंदर के जो प्रोटॉन्स होंगे ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, येस और नो। सोच के देखो भाई, अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो आपस में पास पास रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अट्रैक्शन तो हो रहा होगा। भाई ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि सेकंड शेल में ही है। बहुत ज़्यादा दूर होता तो हम बोलते कि हो सकता है कम अट्रैक्ट कर रहा हो, पर यहाँ पे तो अच्छा खासा अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि सेकंड शेल में ही है। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन की फोर्स थी क्या वो उसको निकलने देगी? क्या नहीं देगी, पर अपन जैसे तैसे खींच के निकाल लिया। अब ऑब्वियस सी बात है खींचूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई अगर तुम लोगों ने कुछ देखा हो कि अगर हम लोग को कुछ भी खोलना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, तभी जाके कोई काम हो पाएगा। बिना एनर्जी यूज़ किए तो काम नहीं होता। ये बात तो तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी पिछले साल। अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाला, कहाँ से? इस शेल से। अब जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, यस ऑफकोर्स, है ना। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी देंगे और फिर यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और पूरे के पूरे यहाँ पे बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैं बाहर शेल की बात कर रहा हूँ, अंदर वाले तो खैर कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर वाले आराम से बैठे हैं, उनको तो कुछ ध्यान ही नहीं देना। अब ये बाहर वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये अब ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे जो अंदर के 6 प्रोटॉन हैं उनसे। अब हम क्या करेंगे, जब दूसरा और निकालने की कोशिश करेंगे तो सोचो 6 वाले सिर्फ 3 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब पहले तो 6 थे, 4 को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हो सकता है थोड़ा फोर्स दिखा दो, लेकिन अब 6 लोग 3 लोगों को खींच रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है आसानी से खींचा जाएंगे। भाई अब वो टग ऑफ वॉर वाला एग्जाम्पल अपन सोच सकते हैं, 6 बंदे 3 बंदों को खींच रहे हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा आसानी से खींच पाएंगे ना। तो इसको अगर निकालना है बाहर तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ, सोचो एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगेन मैं इसको एनर्जी दूंगा, ठीक है, फिर और एनर्जी दूंगा, फिर और एनर्जी दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। अब फिर से अगेन ये कार्बन की क्या होगा, एनर्जी इतनी सारी लेने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर अनस्टेबल हो गया तो बॉन्डिंग करने का कोई मतलब नहीं बना। यानी कि अपना जो सेकंड वाला रीज़न है ये भी गया। और इसका रीज़न यहाँ पे सेम लिख सकते हो यार, है ना। ड्यू टू क्या बोलते हैं, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट कैन नॉट अफोर्ड टू ओवरकम दैट। जो एनर्जी उसको दे रहे हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या बोलते हैं अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो अपन उसको एनर्जी दे रहे हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो उसको नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो कोई और तरीका ढूंढेगा यार अपन को ये काम करने का। तो अब क्या हुआ, कार्बन ना बड़ा उदास हो गया, ठीक है, क्योंकि अब उसने देखा भाई अगल बगल वाले लोग जो हैं अच्छा खासा ऐसे शेयरिंग वेयरिंग तो कर ही लेते हैं, बल्कि गेन और लॉस करके अपने फटाफट से अपने बॉन्ड बना लेते हैं। अब बॉन्ड बना लेते हैं और वो बन जाते हैं स्टेबल, और ये बेचारा अकेले रह गया, है ना। तो लोग इससे दोस्ती भी नहीं करते थे, अरे यार तेरे को तो बॉन्ड बनाना नहीं आता, तेरे को तो कुछ नहीं आता, तेरे से हम बात क्यों करें। तो कार्बन क्या थोड़ा सा अकेला फील करने लग गया। तो अपनी पीरियोडिक टेबल वाली मम्मी के पास जाता, ठीक है, और उनको बोलता है कि देखो मेरी लाइफ में कितना अकेलापन हो गया है, मेरे सारे दोस्त बॉन्ड बना लेते हैं, मैं नहीं बना पाता, ठीक है, मुझे ऐसा क्यों बनाया, है ना। तो ऐसा उसने पूछा भाई अपने पीरियोडिक टेबल से या फिर जो भी है जिससे भी पूछा उसने, तो उसने पूछा मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मैं इतना क्या बोलते हैं वो हो गया हूँ कि मैं बॉन्ड नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे लोग देखेंगे ही नहीं, मुझे भाव ही नहीं मिलेगा, और सबको चाहिए कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। अब ये बंदा भी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। अब इसको स्टेबल होना है, पर ये यहाँ पे ना लॉस कर पा रहा है ना गेन कर पा रहा है, जैसा बाकी लोग कर ले रहे हैं। तो अब इसकी मम्मी ने इसको सिखाया होगा, जो सबसे बड़ा ज्ञान देती है मम्मी, ठीक है, शेयरिंग का। एक लोग ऐड आता था ना वो वाला हैंड वॉश वाला, उसमें बोलते थे ना मम्मी ने नहीं सिखाया शेयरिंग, वैसी वाला काम है। इसकी मम्मी ने इसको सिखाया काम कर, तू अगर गेन नहीं कर सकता या लॉस नहीं कर सकता तो एक काम कर सकता है जो कि होता है शेयरिंग। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना शेयर कर ले। शेयर करने से क्या होता है, कभी भी तू मतलब वो होता है ना कि तुम शेयरिंग कर रहे हो, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो यहाँ पे क्या करो, शेयर करो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो तुम अच्छे खासे बॉन्ड बना लोगे, और जब बॉन्ड बना लोगे तो तुमको भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब कार्बन ने ये बात सुनी
और मोटिवेटेड हो गया अच्छा खासा। अब कार्बन जो है ना वो मतलब ऐसा हीरो है ना, ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट है। अगर हम लोग इस स्टोरी की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये प्रोटैगनिस्ट है। तो अब ये क्या करेगा, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास जाकर के क्या बोलेगा, भाई एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला काम करते हैं, तू मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर, मैं तेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करूँगा, तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और अपन मस्त खासा अच्छा खासा स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात जो है ये क्या बोलते हैं ना, कन्विंस करना अच्छा खासा आता है इसको। तो ये मतलब ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ कन्विंस कर लेगा कि तुम मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो। तो ये सबसे ज़्यादा एटम्स क्या बोलते हैं कंपाउंड्स, तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में जितने भी कंपाउंड बना सकते हैं, अकेला कार्बन उनसे ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है अकेला। और अभी के हिसाब से ओवरऑल लाइक 3 मिलियन के आसपास अपन ने कार्बन कंपाउंड्स अभी सर्च कर लिए हैं, उसके ज़्यादा अभी और भी बन सकते हैं, है ना। अभी सर्च किए मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग है, बनाने वाले तो फिर और भी हैं। तो इसके अकेले सोचो 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। अब इसको अगर अपन स्टडी करना चाहें पीरियोडिक टेबल में और इसकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना चाहें तो ये थोड़ा सा अपने लिए क्या हो जाता है, मुश्किल सा हो जाता है कि भाई ये देखो, ये जो है ना, ये जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें, भाई हाइड्रोजन कैसे ही रिएक्ट कर रहेगा, थोड़ा बहुत से ऐसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद स्टडी से पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, हो जाएगा। नाइट्रोजन कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, उसकी क्या बोलते हैं ये सब देख लेंगे, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, उसकी भी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ पे बिहेवियर अपने को समझ में आ जाता है पीरियोडिक टेबल देख करके। लेकिन कार्बन जो है, सिंस वो इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं कि उसकी स्टडी करना हम लोग को एक फीड में जो है ना वो मुश्किल पड़ रहा है। तो अपन ने क्या किया, उसके लिए एक नया ब्रांच बनाया जिसको नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई गेस ये जो पूरी कहानी समझ में आई होगी तुम लोग को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर बना क्यों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बना क्योंकि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकते हैं कि उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और अगर उसको स्टडी करना है प्रॉपर्ली तो एक कंप्लीट उसको अलग से ब्रांच देनी पड़ेगी। और अगर ब्रांच दी है तो इसका नाम पड़ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, अभी ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले बात किया, एटॉमिक कन्फिग्रेशन वाली जो बात की है अपन लोग, इसको अभी फिर से बात करेंगे और अभी इसको थोड़ा सा मॉडर्न टर्म्स में देखेंगे, जो हम लोग मतलब अभी सीनियर क्लास में आने के बाद पढ़ते हैं ना, उसमें भी देखेंगे कि कैसे ये बॉन्डिंग करता है। हालांकि एक बेसिक सी बात जो थी, जो तुम लोगों को मुझे समझानी थी कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी क्यों, ठीक है, और कैसे कैसे ये जो अपने का जो फील्ड है ये कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, क्यों डिस्कवर हुआ, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपन आगे की बात करते हैं कि अपन जो बेसिक से पढ़ने वाले थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा नहीं लगता उन लोग को, तो थोड़ी सी उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन अच्छे से पढ़ना चालू करेंगे। तो आई गेस यहाँ तक की कहानी को तुम लोग फॉलो अप कर पा रहे होगे और तुम लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़नी है। ठीक है, अब अपन यहाँ से जो अपन का जो पढ़ना स्टार्ट करना है ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक दो चीज़ें और जो कि तुम लोग का हो सकता है एग्जाम में पूछ सके, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है बट जनरली तो ऐसा नहीं होता कि पूछेगा ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर कभी पूछ दिया या कुछ हो गया तो उसके लिए एक बार कंपाउंड्स के बारे में फिर से पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास दो तरीके के हैं भैया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहाँ से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जो कि क्या हो गया जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर कंपाउंड जैसे इनऑर्गेनिक है तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हमने बताया मिनरल्स होंगे, गैस होंगे, इन सब में हम लोग को नॉन क्या बोलते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे मिल रहे होते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था बर्ज़ेलियस। अब ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेटअप करने में जिन लोगों का, दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, वो ये हमारे दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था बर्ज़ेलियस, अगर तुम लोगों को दिखाई दे रहा हो, और यहाँ पे एक बंदे का नाम था जिसका नाम था वूलर। अब बर्ज़ेलियस चचा ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल। ठीक है, अब जो बर्ज़ेलियस चचा थे उन्होंने अपने तरफ से एक क्या थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। नाउ आई होप ये वाले में तुम लोगों को वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली ये कहा जाता है कि वाइटल मतलब होता है जो दैविक फोर्स, मतलब समझ रहे हो भगवान ने बनाया हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि वी कैन नॉट मेक एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है,
थ्रू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई गेस तुम लोग ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये कह रहा है कि जो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते खुद से। यानी कि हम लोग ये बोलना चाहता था कि ये देखो, हम जो है, हम लोग तो इंसान हैं, हम इंसान क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भगवान ने दिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उन सब का यूज़ कर सकते हैं बाकायदा, लेकिन हम खुद से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन क्या बोलते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। अब क्या है ना, थोड़ा बाहर में ज़्यादा नॉइस आ रहा है, ठीक है, उसके कारण से क्या मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है पढ़ाने में, इस कारण से मैं थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है कि तुम लोग को एकदम रेगुलर ना दिखे वीडियो, है ना। तो उस चीज़ को हो सकता है कि पहले दो तीन लेक्चर में थोड़ा सा क्या मुझे भी सेटअप होने में टाइम लगेगा। ये मैं अभी तक ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अब क्या है ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये पहला टाइप का पहला लेक्चर है जो ऑनलाइन में ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को अभी भी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी एक बार सेटल हो जाएंगे तो मेरे को भी इसे कंटिन्यूटी आ जाएगी, तो मुझे ज़्यादा अच्छा बनाने पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस से थोड़ा सा समझते हैं। बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी करके एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि भाई हमारे जो बर्जेलियस चचा थे उनका ये मानना था कि हम लोग जो मनुष्य हैं, जो हम इंसान हैं, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स थ्योरी लगा। मतलब वाइटल फोर्स मतलब किसी भगवान की क्या बोलते हैं इच्छा के अनुसार, भगवान ने ताकत से अपने जो भी मतलब ये बोल सकते हो कि उनकी बनाई हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उन्होंने ये लाइफ फॉर्म में क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाला है, और हम मैनुअली यानी इंसान जो है वो आर्टिफिशियली इस चीज़ को नहीं क्रिएट कर सकता। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट करना है यूजिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसने मुझे बताया? बर्जेलियस चचा ने बताया, ठीक है। और इस थ्योरी का नाम क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन वूलर चचा थे जो हमारे, ठीक है, वूलर चचा का नाम सुनो। वूलर चचा थे थोड़े रिबेलियस टाइप के आदमी। अब उन्होंने क्या एक्सीडेंटली बोल सकते हो या फिर किसी ना किसी तरीके से, जनरली अब कुछ लोग बताते हैं कि एक्सीडेंटली उन्होंने ये डिस्कवर किया था। NH4 है ना, CNO, इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। अब बेसिकली क्या हुआ, ये अपने लैब में कुछ रिएक्शन कर रहे थे और वहाँ पे अमोनियम साइनेट का क्या हुआ, उन्होंने हीट करा दिया। और इस बार क्या हुआ, एक बार पहली बार ऐसा हुआ बहुत सालों में कि किसी बंदे ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था नाच दो भाई, नाच दो का मतलब इसका नाम होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। अब इसको ऐसे ना याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, नाच दो, समझ में आया? तो ये हमारा तरीका है थोड़ा सा पढ़ने का। तो बेसिकली ठीक है, ये जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको किसने बनाया था? वूलर ने बनाया था। कैसे बनाया था भाई? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। अब यही बताने के लिए मैं इतनी सारी कहानी लेके आया। अब सोचो अगर ये एग्ज़ाम में पूछ दिया, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर लो, हो सकता है वो पूछ दे कि भाई किस साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, या वो ये पूछ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने पहली बार एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया था, या ये बोल सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने जो पहली बार, जैसे वूलर चचा ने पहली बार कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, और फिर वो ये पूछ सकता है कि किस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था। तो ये सारे ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो मैंने जितनी भी वैरायटी होगी क्वेश्चन की वो भी यहाँ पे बता दिए। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड में तो नहीं है, बट हाँ कंपटीशन में हो सकता है कि ये पूछ दे, तो जनरली उन लोग पूछ भी देते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है कंपटीशन वालों को कुछ भी है, उन लोगों को हर साल नए नए क्वेश्चंस बनाने हैं। अब वो नए नए क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? तो वो बुक खोलेगा, जहाँ से उसको लगेगा वहाँ से वो डाल देगा। अब बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं और हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करो, ठीक है। जब पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे एक भी चीज़ क्या बोलते हैं इग्नोर नहीं करूँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा, भले कितना भी टाइम लग जाए। तो आई होप तुम लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये जो कंपाउंड है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया और यहाँ पे इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया, रॉन्ग प्रूव कर दिया कि देखो यार जो वाइटल फोर्स थ्योरी जो हमारे बर्ज़ेलियस चाचा बता रहे थे वो जो है वो थोड़ा सा गलत है और हम लोग क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। ऐसे बर्ज़ेलियस क्या बोलते हैं, हमारे वूलर चाचा ने प्रूव कर दिया और बर्ज़ेलियस चाचा को गलत साबित कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम लोग से एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि हम लोगों ने अभी क्या बोलते हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि कुछ टाइम बाद वो भी चालू हो जाएंगी, पर ये जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ये अभी जो हमने स्टार्ट किया है ये थोड़ा सा नया नया है मेरे लिए भी। ठीक है। मैं अभी इसके पहले वीडियोज़ बनाता था हालांकि, लेकिन ऐसे टाइप की वीडियोज़ नहीं बनाता था, लेक्चर वाली वीडियोज़ नहीं बनाता था। तो अभी मैंने लेक्चर्स वाली वीडियो बनाना चालू किया है, तो मैं थोड़ा सा फीडबैक चाहता हूँ तुम लोगों की, क्या कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है। ये नहीं पूछ रहा हूँ अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अच्छा ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। अगर बुरा भी लग रहा है तो तुम्हें बता सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग मुझे ऐसा वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि भैया लग रहा है कि हम लोग को वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं बन रही, तो वो मुझे बताओ। अगर तुम लोगों को लग रहा है भैया बाहर से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है वीडियो के टाइम पे, तो वो मुझे बताओ, क्योंकि ऐसा है कि मुझे भी इन लोगों को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी ये सारे जो सेटअप मैंने लगाया है इसमें भी थोड़ा मेरे को टाइम लगा है, तो देखें धीरे धीरे अपन लोग ट्राई करेंगे कि उसको सही से फिक्स कर दें। तो हो सकता है ये पहला लेक्चर तुम लोग को हो सकता है थोड़ा सा अलग अलग टाइप का लगे, कि हो सकता है इसमें 2-3 ठोक वीडियोज़ ऐसे जुड़ रहे हैं, कंपाइल हो रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि अभी बहुत बार कह रहा हूँ ना, बाहर से कोई नॉइस आ जा रही है, कुछ वो अलग से ये आ जा रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे खुद डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाते समय। तो क्या है यहाँ पे वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही मेरी। ठीक है। तो खैर वो सब चीज़ें हैं, चलते रहेंगी। ठीक है। प्रॉब्लम्स तो आते रहती है, उसको सॉल्व करना हमारे हाथ में। ठीक है। तो मुझे अगर ये सब चीज़ों के बारे में फीडबैक बताओगे कि ऐसा ऐसा है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम लोग को, या फिर मेरे समझाने के स्टाइल में तुम लोग को थोड़ा सा और कुछ चेंजेस चाहिए, तो मुझे वो भी बताना। बेसिकली क्या होता है कि सामने कोई बच्चा बैठा होता है तो उसके अकॉर्डिंग जब मुझे पढ़ाना होता है तो वो थोड़ा ईजी पड़ता है। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है। कि यहाँ पे मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, अब ना ही कोई बच्चा है ना कुछ है, मुझे इंटरेक्शन भी करना है, मुझे तुम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी बनाना है, लेकिन वो थोड़ा सा वीक है मेरे लिए, अभी थोड़ा सा वीक पॉइंट है। ठीक है। कि अभी मैं एकदम ऑन गो फर्स्ट वीडियो में एकदम सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो तुम लोग मुझे जैसे जैसे हेल्प करते जाओगे मैं वैसे वैसे इम्प्रूव करते जाऊँगा, फिर अपन भी अच्छा खासा चैनल बना देंगे, है कि नहीं। तो चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल IUPAC का अपन लोग बेसिक जो चालू करने वाले थे वो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम लोग से ये पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे बताओगे टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला का क्या मतलब है? अरे बेसिकली क्या होता है, तुम लोग देखे हो कि हम लोग हर बार अलग अलग टाइप के फॉर्मूला लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, एक काम करता हूँ, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला को हटा करके मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर अच्छा चीज़ लिखता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ OC बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब इस चीज़ को याद रखेंगे, तो थोड़ा सा यार शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने से टाइम बचता है। ठीक है। और वो तो तुम लोग यूज़ करते ही हो। ठीक है। टक 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 टक। चलो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पहले कितने टाइप की रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, हाँ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि जो मेरा फॉर्म है, ये जो फार्मूला है उसमें मेरे कितने एटम्स प्रेजेंट है, मैं सिर्फ यही बताऊंगा। ना मैं वहाँ पे बॉन्डिंग का इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रखी है, ना मैं वहाँ पे किसी और तरीके का इन्फॉर्मेशन दूंगा। मतलब सिर्फ इतना बताऊंगा कि देखो मेरे यहाँ पे कार्बन के इतने एलिमेंट होंगे, कार्बन के इतने वो हैं और एटम्स हैं, इतने मेरे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इतने मेरे XYZ कोई भी क्या बोलते हैं अगर उसमें कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो उसके एटम्स कितने हैं, वो सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये मुझे आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देता है। आधा अधूरा क्या देता ही नहीं है, सिर्फ इतना बता रहा कि कौन कौन है और कितना कितना है, ये नहीं बता रहा कहाँ पे है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं बता रहा। तो ऐसे टाइप के फॉर्मूले को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरे टाइप का एक फार्मूला आता है जिसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। अच्छा, मैं एग्जांपल अभी दूंगा यार, ऐसे टेंशन नहीं है, तुम लोग सोच रहे हो कि एग्जांपल नहीं दे रहे। ठीक है, अरे दूंगा, एक सेकंड बदल लेते पहले। एक होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला का क्या मतलब? थोड़ा सा मैं कंडेंस करके फॉर्म में उसको दिखाऊंगा। ठीक है, और ये ज़्यादा चीज़ यूज़ होता। ठीक है, सर हम लोग है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे तो दो टाइप के हमारे फार्मूलाज ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो होता है कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, और एक और है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन चेन फार्मूला। भाई ओपन चेन फार्मूला बोल लो, ओपन फार्मूला बोल लो, एक ही बात है, जो भी है ना। उसके नाम अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। मैं उसको ओपन चेन फार्मूला बोल देता हूँ कि यार अब तुम क्या करोगे, उसको पूरा खोल के दिखाओगे।
ठीक है। या फिर ओपन फार्मूला क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम था उसका, मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा। ओपन चेन फार्मूला फिलहाल के लिए लिख लो, ठीक है। मैं बाद में उसका अगर कुछ नेम होगा तो मैं तुम लोग को चेंज करा दूँगा। तो एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है कंडेंस फार्मूला, एक होता है ओपन चेन फार्मूला, और एक तुम लिख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा सा, ठीक है, वो होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब मैं तुमको बता दूं कि जहाँ पे दो जगह मैं स्टार लगाया हूँ वो दो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होने वाले हैं। ना मैं इसका यूज़ करूँगा ज़्यादा, ना मैं इसका यूज़ करूँगा। अच्छा, ये भी कभी कभी यूज़ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला। भाई देखो, अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, ओपन चेन फार्मूला, उसका मैं एग्जाम्पल, सबका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, फटाफट से एक ही एग्जाम्पल में सबको एक्सप्लेन कर लेंगे। तुम लोगों ने अगर अल्केन कभी तो पढ़ा ही होगा बचपन में, है ना। अब ऐसा मत बोल देना कि भैया वो तो क्या बोलते हैं कोविड का टाइम था तो हमने बिल्कुल बिना पढ़े ऑनलाइन वाला पेपर दे दिया और हम लोग को बिल्कुल नहीं पता कि क्या होता है। तो अल्केन का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो एक अपन फ़िलहाल लेते हैं, जैसे कि यार ब्यूटेन ले लें या चलो पेंटेन ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या ज़्यादा भी दिखेगा तो ईजी पड़ेगा हम लोग को बनाने में। चलो हमने क्या ले लिया भाई, पेंटेन ले लिया। क्या ले लिया, पेंटेन। अब पेंटेन का फॉर्मूला अगर तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैंने बताया क्या मुझे बॉन्डिंग का कोई इन्फॉर्मेशन देना है, नहीं देना है। क्या मुझे कुछ और तरीके का इन्फॉर्मेशन देना है कि किस जगह पे क्या लगा है, क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ ये बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनने वाला है। और ऑब्वियसली शायद तो सबको पता होगा कि जनरल फार्मूला एक होता है एल्केन का, ठीक है, वो होता है CnH2n+2। एल्केन के लिए यूज़ होता है। तो n की जगह मैं कितना नंबर ऑफ कार्बन है वो लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा C5, इसका 2 गुना करो 10 प्लस में 2 करो तो 12, तो H कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। तो C5H12। अब मुझे बताओ ये H और C कैसे कैसे लगे हैं, कहाँ पे लगे हैं, क्या हम लोग को पता है, क्या नहीं पता। तो ऐसे टाइप के फॉर्मूला को मैं क्या बोल देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में मतलब मुझे सिर्फ दो चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दो क्या एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और कितने नंबर में प्रेजेंट है। हमें दो मिल गए, ठीक है, कि कितने प्रेजेंट है और कौन कौन प्रेजेंट है, ये हमको पता चल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला के यूज़ से। यार ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कुछ खास ऐसा मज़ा नहीं आया, मतलब अपने को यही नहीं समझ में आ रहा ना भाई कौन कहाँ पे है। अगर कौन कहाँ पे है यही नहीं समझ में आ रहा तो उसके होने का क्या मतलब है, ठीक है भाई। जनरल हम लोग का रिप्रेजेंटेशन छोटा सा हो रहा है वो ठीक है, छोटा सा रिप्रेजेंटेशन करना हमको भी पसंद है, सही बात है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं करना है कि हमको समझ ही ना आए कि कहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है। तो अब हमने क्या किया, एक कंडेंस्ड फार्मूला निकाला। हालांकि कंडेंस्ड फार्मूला के पहले शायद तक ओपन चेन स्ट्रक्चर आता है। ओपन में कैसे बनाओगे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, जो बचपन में बनाया करते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से पूरा शो करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये सब भूल जाना कि कार्बन के कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, मैं ये बता रहा हूँ। इसके पहले इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अभी भूल जाऊँ वो सारी चीज़ें, कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, क्या बनेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे। यहाँ पे पहले देख लो कि इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं ओपन चेन फार्मूला। क्या बोलते हैं, ओपन चेन फार्मूला, ठीक है। अगर मैं इसको कंडेंस कर दूँ, कंडेंस करने का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको थोड़ा छोटा सा लिख दूँ, यानी कि CH3, ठीक है। फिर इसके आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको लिख देते हैं CH2, यहाँ पे लिखते हैं CH2, यहाँ पे लिखते हैं अगेन CH2 और यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे CH3। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब अब थोड़ा सा अपना काम क्या होता है कम हो गया तो ये करते हैं। लेकिन अब क्या ना, हमारे जो केमिस्ट्री वाले होते हैं थोड़े से आलसी होते हैं, मतलब इतना मेहनत भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, तो हम एक काम करेंगे इसको भी कम कर लेंगे। और इसको कम करने का तरीका होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा भाई, 1 2 3 4 5 ख़त्म। ये है पेंटेन का स्ट्रक्चर। सोचो 1 2 3 4 5 कार्बन बन गए और उसके अंदर हाइड्रोजन। अब बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई, अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो ऑब्वियसली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पेंटेन बनाया है। पर जिन लोगों ने नहीं पता है ना कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भैया हम तो पहली बार देख रहे हैं 10वीं के बाद से, ये तो था ही नहीं हमारे में बचपन में, ठीक है, और 11 तो हम लोग कभी पढ़ते नहीं, तो ये कैसे आ गया, क्या हो गया। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी होपफुली ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में तो तुम लोग अच्छे से जानते होगे कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसके बारे में अपन थोड़ी देर में ठीक से डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि कार्बन में कितने बॉन्डिंग होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन सब की कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्यों टेट्रावैलेंसी दिखाता है, कैटिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। उसके बाद फिर अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और उसके बाद अपन IUPAC नेम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। IUPAC नेम मतलब थोड़ा सा डिग्री क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर अपन IUPAC नेमिंग के रूल्स पढ़ना चालू करेंगे और रूल्स पढ़ने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा,
तो मैं यहाँ पे और मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चन कराने के लिए, बट तुम लोग भी थोड़ा बहुत इधर उधर से हाथ पैर मारते रहोगे। और हो सकता है अभी तो नहीं हो सकता ये फर्स्ट वाले लेक्चर पे, पर हो सकता है इसके बाद वाले लेक्चर्स में तुम लोग को मैं नोट्स देना चालू करूँ। और नोट्स के साथ साथ मैं तुम लोग को और क्या क्या दूंगा भाई, मैं DPP दूंगा, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा। तुम उसको सॉल्व करना चालू करो, क्वेश्चंस बनाना चालू करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे होगा मैं तुम लोग को वीडियो में ऐसे इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। हालांकि थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो है तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता रहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ OC, पर उससे पहले मेरे को क्लिक किया कि कार्बन के कितने वो बनाने होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी बातों पे भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अपन फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। और भाई है ना, कैसे चल रहा है ज़िंदगी, ठीक है, मज़े से चल रही है। अभी सुनने में आ रहा है तुम लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है कि टाइम है अभी होने में, जो भी होगा बताना, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कब से हैं, क्या हैं, कब से शुरू हो रहे हैं, और बाकी ज़िंदगी में क्या हाल चल रहा है, तो कभी भी कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा। बाकी तुम लोग इंस्टाग्राम में तो मैसेज कर ही सकते हो, ठीक है। ID तो पता ही होगी, नहीं पता होगी तो स्क्रीन में कहीं पे दिख रही होगी, तो ज़रा जाके उसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी किसी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इधर उधर से रिलेटेड, तो मुझे मैसेज करके वहाँ पे पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए। अगर मेरा मन करेगा तो मैं तुमको बता दूँगा कि क्या करना चाहिए, वरना क्या करना है इग्नोर कर देंगे, ठीक है। चलो मजाक कर रहा हूँ, हाँ। तो अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि फटाफट से कि कार्बन जो होता है उसके कितने बॉन्ड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है कहीं पे, बचपन में पढ़ा है, अभी तुम लोगों ने जब स्टार्टिंग में देखा होगा तो उस समय भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि तुमने कभी नहीं पढ़ा और उसको वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो कार्बन जो होता है वो कितने में बताता है, मैंने तुम लोगों को बताया 3 मिलियन प्लस कंपाउंड बनाता है। वाह, 3 मिलियन बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 30 लाख से भी ज़्यादा तुम्हारे क्या बोलते हैं कंपाउंड्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो 30 लाख कंपाउंड है, इतना ज़्यादा जो कंपाउंड बना रहा है, इसका क्या रीज़न क्या है? खाली शेयरिंग कर रहा है उसके कारण से रीज़न है कि जो शेयरिंग तो सारे लोग कर सकते हैं, है ना। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि कार्बन के पास ही एक शेयरिंग केयरिंग की पावर आ रखी है कि एक बार शेयर किया और बना लिया, तो नहीं, इसके 2 से 3 कारण है, ठीक है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 कारण हैं। तीनों कारण मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तीनों कारण में सबसे पहली बात आएगा कैटिनेशन, दूसरा आएगा टेट्रावैलेंसी, और बेटा तीसरा आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। भाई ये 3 रीज़न होते हैं हमारे कंपाउंड को, क्या बोलते हैं, जो कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड बनाने की जो वर्सैटिलिटी, मतलब क्या बोलते हैं, अरे यार थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी ना बीच बीच में धोखा दे देती है, ठीक है। तो खैर छोड़ो, इग्नोर कर दिया करो, ठीक है, बीच बीच में। हाँ, तो भाई जो कार्बन है वो 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स बना पाता है, ठीक है। क्यों बना पाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो पहले तो कैटिनेशन, दूसरा आता है टेट्रावैलेंसी, और तीसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि ये 3 कारण के कारण से जो हमारे कार्बन के कंपाउंड है वो बहुत सारे बना सकते हैं। कैटिनेशन अगर तुमने बचपन में पढ़ा हो तो ये होती है सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। मैं बहुत छोटे में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े डेफिनेशंस नहीं दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो ऑफ कार्बन की बात करो, मतलब देखो कैटिनेशन बेसिकली हर कंपाउंड के लिए होता है। बहुत सारे लोग दिखाते हैं, सिलिकॉन भी दिखाता है, और 2-3 जन और दिखाते हैं, जैसे सल्फर दिखाता है, वो भी दिखाता है। एसिड वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यानी कि मैं अपने ही एटम के साथ अगर जुड़ रहा हूँ, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी दिखा रहा हूँ, तो उसको कैटिनेशन बोलते हैं। अब बहुत सारे दिखाते हैं भाई, हाइड्रोजन भी दिखा रहा है, ऑक्सीजन भी दिखा रहा है, नाइट्रोजन भी दिखा रहा है, कार्बन भी दिखा रहा है। तो इसके कैटिनेशन में क्या खास है, मतलब कैटिनेशन क्या मतलब, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब अपने ही बंदे के साथ जुड़ना। अपने ही बंदे मतलब मैं कार्बन, मेरा भाई भी कार्बन, दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लिए, समझ रहे हो। कार्बन कार्बन की चेन बनती जा रही है, कार्बन कार्बन अपने साथ बनाते जा रहा है, C1 C2 C3 C4 C5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और कार्बन की खासियत ये है कि ये बहुत लंबे लंबे चेन बना सकता है, मतलब 100-200 हो सकता है, कितने भी बनाए, वो लंबी लंबी चेंज बना रहा है, ठीक है। तुम लोग देखे होगे कार्बन जो है वो बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है आपस में ही, खुद के साथ जुड़ करके। तो इसकी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जो इसकी कैटिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाकी लोग क्या करते हैं भाई, 1 2 3 4 बना करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 या 9 तक जा करके थोड़ा सा क्या थक जाते हैं। कार्बन क्या थोड़ा सा स्टैमिना ज़्यादा है ना। हमारे जो लौंडा है, मैं बताया ना, कार्बन जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है, और अगर हीरो है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए अपने ही आप से बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चेन बना सकता है। और जितनी लंबी चेन बनाता है हर बार कंपाउंड अलग हो जाता है। अगर हम लोग IUPAC पढ़ते तो IUPAC का तुम लोग एक वो भी बताता हूँ, इंपॉर्टेंस बताता हूँ। जितने बार मेरा IUPAC नेम चेंज होगा उतने बार मेरा नया कंपाउंड बना है,
समझ में आया? अगर सिस है ट्रांस है, जो कि अपन आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, तो अगर सिस है ट्रांस है तो भी मतलब समझो कि नया तुम्हारा कंपाउंड बन गया है। अलग तरीके के बिहेवियर दिखाते हैं, अलग तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, अलग तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पे तो इस लेवल तक का क्या बोलते हैं कार्बन में है कि अगर उसकी पोजीशन ऊपर से नीचे हो गई तो भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कि जो सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है। टेट्रा वैलेंसी की बात करते हैं तो इसकी जो वैलेंसी होती है ना दोस्त, वो होती है 4 वैलेंसी का क्या मतलब है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए या लूज़ कर ले या जो भी कर ले, इसको 4 मतलब वैलेंसी 4 होने का मतलब है जो मेरा वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में मेरे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरा वैलेंसी हो जाता है। यही होता है ना, पक्का? तुम लोग से बोलो डाउट हो रहा है मुझे, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? आप पढ़े हो, ठीक है। वैलेंसी का बेसिकली मतलब होता है वो कितने ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, कितने ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसको सिंपल शब्दों में बताऊँ कि उसके कितने हाथ पॉसिबल हैं निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऑक्टोपस का एग्जांपल दे रहे, ठीक है, ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं दोस्त? 8। भाई ऑक्टोपस नाम ही पता हो रहा है ना, 8 हाथ होते हैं। तो वो क्या करेगा, अपने उस 8 हाथों से 8 अलग अलग चीज़ों को पकड़ सकता है, या हो सकता है 2 चीज़ को पकड़ने के लिए अपने 8 हाथ लगा दे, जो भी है। पर वो अपने जो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, उसके कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 8 बॉन्ड बन सकते हैं ना, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उसके 8 हाथ हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी बात करूँ, तो मैं कितने बॉन्ड बना सकता हूँ, कितने लोगों को पकड़ सकता हूँ? भाई मेरे 2 ही हाथ है, 2 हाथ से पकड़ूंगा, ठीक है। आपको अगर ये आदमी कोई जो हमारा वीडियो देख रहा होगा उसके मन में एक ख्याल है कि भैया हम मुंह से भी तो पकड़ सकते हैं, तो बेटा तुम थोड़ा ओवर लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। मैं नॉर्मल बॉन्ड बनाने की बात कर रहा हूँ। तो एक काम करो, हाथ इधर लंबा कर रहा हूँ, यहाँ पे लंबा कर रहा हूँ, मैं 2 चीज़ों को पकड़ सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ, तो मेरे कितने बॉन्ड पॉसिबल है? 2 बॉन्ड पॉसिबल है। अब उसी तरीके से ऑक्टोपस के कितने बॉन्ड पॉसिबल है? 8 बॉन्ड पॉसिबल है। उसी तरीके से कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्स टू मैक्स? वो बना सकता है 4 बॉन्ड अपने मैक्स टू मैक्स बना सकते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है बेटा? 4 है। क्यों है तुम लोगों को पता है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण है। क्यों है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसा है, और अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसा है इस कारण से उसका टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा। और तीसरा तो हमने बता ही दिया, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड है ना। तो ये जो 3 कारण है, कैटिनेशन, टेट्रा वैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड, ये 3 कारण है तुम्हारे कार्बन के इतने सारे वर्सेटाइल कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। हाँ बेटा इंग्लिश आती है हमको, मेरे को पता है तुम लोग यही सोच रहे हो इंग्लिश नहीं आती। हाँ, तो इतने सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, इतने सारे जो कंपाउंड होते हैं उसको बनाने के लिए सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ जो कार्बन की है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये क्लास 10th के अगर कोई बच्चे देख रहे होते या फिर क्लास 10th का कोई बच्चा उसको पूछता, तो मैं ये बोलता कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पूछता है कि वाई कार्बन शो सच वर्सेटाइल कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी कि वो क्यों इतने सारे लोगों के साथ कंपाउंड बना लेता है। तो ये 3 कारण आते हैं 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग 10th पढ़े होगे तो तुम लोगों ने या तो ये क्वेश्चन देखा होगा या किसी अच्छे टीचर से पढ़े होगे तो उन्हें बताया होगा कि बेटा ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आई होप सो ये तुम लोग को पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो मैंने बता दिया। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। चलो अब हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे कि क्यों होती है। अच्छा मैं एक काम करो, CH4 का एग्जांपल ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। CH4 का मतलब क्या होता है भाई? नाम पता है इसका CH4 का? भाई C है, चारों तरफ से H है, यानी कि 4 बॉन्ड बना रखा है HH के साथ। इसका नाम होगा तुम्हारा मीथेन, और ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगी। अगर मैं इसका ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत देखूं तो यहाँ पे एक H होगा बेटा, यहाँ पे एक H होगा, नीचे की तरफ एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई समस्या, कोई सवाल है ना, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में डाल दो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ लाइव भी अगर कभी हो पाया पॉसिबल तो वो भी लेना चालू करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से इंटरेक्शन मिल रहा है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है वीडियोज़ में, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे हर तरीके से चीज़ों को, ठीक है। चलो अब फिलहाल बात करते हैं CH4 है मीथेन। C के पास कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 4। कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है भाई? 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यस। और 4 बॉन्ड किस बंदे के साथ कंप्लीट है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया होगा यहाँ पे शेयर किया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, कार्बन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, ऐसे इन लोगों ने शेयर करके यहाँ पे बॉन्डिंग बनाई होगी। सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है, बच्चों वाली बातें। अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ C6 और 12, ठीक है। होपफुली रिप्रेजेंटेशन समझ में आता होगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखने का, ठीक है। इसका मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। क्या लिखो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो तुम बोलोगे हाँ भैया 2,4, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, गलत नहीं है, सही है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसको नए वाले तरीके से लिखो, यानी कि sp2 sp3
वो जो हमने तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखाया होगा उस तरीके से लिखो, ठीक है। तो वो वाला लिख पाओगे? हाँ भैया लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पक्का लिख लोगे ना? हाँ भैया लिख लेंगे। नहीं आता तो बोल दो, तो सिखा देंगे, और अगर आता है तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे। बताओ क्या करना है। अब कैसे बताओगे? हैं वीडियो में बैठे हो, है ना। बहुत लोग का आंसर होगा कि भैया बता दो, बहुत लोग का आंसर होगा भैया नहीं बताओ, पता है। तो एक काम करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए छोटा सा ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिखना नहीं आता, और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी सिखाऊंगा, है ना। और अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो अपन इसको बाद में फिर से किसी क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि अगर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो अपन इनऑर्गेनिक के टाइम पे फिर से सीख लेंगे, ठीक है। चलो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोगों को। ट्रिक मतलब क्या है? तरीका यही है ना, मतलब अलग अलग तरीके से लोग समझाते हैं। मेरा तरीका जो मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ, तुमको जो भी अच्छा लगे तुम उस तरीके को अपनाओ, ठीक है। पहले तो एक काम करो, एस लिख लो भाई। हर चीज़ को दो दो बार लिखनी है, याद रखना। जो मैं लिखूंगा उसको दो दो बार लिखते जाना। जैसे कि एस लिखा तो उसके साथ फिर एस लिखा। अब मैं पेयर बनाऊंगा। पी एस का नाम सुना, प्ले स्टेशन, पी एस। अब ये पी एस का एक पेयर है तो एक और बार पी एस लिखो। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, डीपीएस। डीपीएस का नाम तो सुना ही होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हालांकि उतना पसंद नहीं है मेरे को, बट चलेगा, ठीक है। तो एक काम करो, डी पी एस, एक बार हो गया, फिर से लिखो डी पी एस। अब देखो यहाँ पे एस एस हो गया, पी एस हो गया, पी एस हो गया, डी पी एस हो गया। अब एक लिखना है तुमको बेटा, एफ डी पी एस, और एक और बार लगाओ, एफ डी पी एस। ये चीज़ समझ नहीं आई, वापस से पीछे करो वीडियो को, वापस से देखो, समझ में आ जाएगी। भाई मैंने क्या कहा, दो दो बार लिखना है। पहले लिखना है मुझे एस एस, फिर मुझे लिखना है पी एस, फिर मुझे लिखना है डी पी एस, फिर मुझे लिखना है एफ डी पी एस, फिर से लिखना है एफ डी पी एस। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है? बाहर में तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उसके बारे में प्रमोशन चल रहा है लोगों का ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। तो खैर थोड़ा सा इग्नोर करते चलना, ठीक है। हाँ, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, करेक्ट। अब यहाँ पे आगे अपन नंबरिंग करना चालू करें। देखो एस है तो यहाँ पे तो नंबरिंग मस्ती से करो, 1 2 3। अच्छा सारे एस को भर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से देख लो, ठीक है, वापस से देख लो। ये लो, मैं क्या कर रहा हूँ, एस एस को भरना चालू कर रहा हूँ। तो एस एस के सामने मैं नंबर लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 8। अपने ने 8 एस बनाया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्यों है क्या है, बस समझ लो कि ऐसा है। जो P है वो शुरू होगा 2 से। अब जिन लोग होशियार होंगे, जिन लोगों ने एक्चुअल में पढ़ाई की होगी, तो उन लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे 2 से क्यों शुरू कर रहा हूँ, 1 से क्यों नहीं कर रहा हूँ। पर कुछ महान लोग होंगे जो ये तरीका बताने के बाद भी यहाँ पे P को 1 से शुरू कर देंगे। तो ऐसी घोर पाप करने से पहले, ठीक है, अपने बारे में सोच लेना कि देखो भाई ज़िंदगी में हमने कभी पढ़ाई नहीं की, पर एक चीज़ तुम लोग को बोल दूँ, ध्यान तो दे दो कि क्या बताया। मैं बता रहा हूँ, कॉमन एरर होता है लोगों का, वापस से शुरू करेंगे 1P 2P 3P। भाई 1P पॉसिबल नहीं है, किसने बताया तुमको 1P होता है, ठीक है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में कवर करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में बताऊंगा मैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ से शुरू करने से पहले याद रखना, P में जब शुरू करोगे तो बेटा 1 भूल जाओ, 2 से शुरू करो। 2P आएगा तुम्हारा, 3P आएगा, यहाँ पे आएगा 4P, यहाँ पे आएगा 5P, यहाँ पे आएगा भाई 6P, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7P। बहुत बढ़िया। D की मैं जब बात करूँगा तो कहाँ से शुरू करूँगा बेटा, 3 से शुरू करोगे, 2 भूल जाओ, 2 पॉसिबल नहीं होता। तो 3D, यहाँ पे आ गया 4D, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5D, और ये वाला मान के चलो 6D। सही है। अब F की बात करूँ तो कहाँ से शुरू होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, ये 4 से शुरू होगा, 4F, और ये रहा बेटा तुम्हारा 5F। क्लियर है? कोई डाउट है, समस्या है तो पूछ लो। किस में पूछोगे? देख कमेंट बॉक्स है ना, तो उसमें जाकर के वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दो, मैं देख लूँगा। या फिर तुम दूसरा काम कर सकते हो कि जब पढ़ रहे हो तो नोट साथ साथ में बनाते चलो, और नोट जहाँ पे बना रहे हो वहीं पे एक साइड में ऐसा कॉलम खींच लो और वहाँ पे सारे डाउट लिख लो कि पहला डाउट मुझे ये आया, दूसरा डाउट मुझे ये आया, तीसरा डाउट मुझे ये आया, और पूछते समय एक साथ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे बता दूंगा, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम में तुम उस फोटो को खींच करके डाउट का मुझे भेज दो, मैं तुमको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। टेलीग्राम का जो लिंक होगा, इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग को ना क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम वहाँ पे जाके फटाफट से तुम लोग क्या बोलते हैं मेरे को मैसेज वैसेज या कोई भी डाउट पूछने तुम लोग आराम से पूछ सकते हो,
है ना, टेलीग्राम फ़िलहाल है हमारे पास, तो उसमें तुम डाल दोगे, फ़ोटो वोटो भी भेजा जाता है, तो फटाफट फ़ोटो भी भेजोगे मेरे पास आ जाएगा वो, ठीक है। फिर मैं तुमको देख के बता दूंगा। ऑडियो भेजो, ऑडियो भेज देना, वीडियो बनाओगे, वीडियो बना देना, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, अपना डाउट मुझ तक पहुँचाओ, मैं तुम लोग को पक्का से उसका सोल्यूशन करके दे दूँगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा अब ये तो भर लिया हमने कि ना 1S 2S 3S, और आई होप सो ये सीख गए होगे, और अगर नहीं सीखे होगे, अगर फिर भी डाउट आ रहा है, अपन फिर से एक आधे दिन इसको अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल तक का जो भी है समझ में आया, वेरी गुड। अब यहाँ पे तुम लोगों को पता होगा S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2। कितने बन सकते हैं बेटा, 2, तो 2 भर दिया, यहाँ पे 2 भर दिया। P में कितने भर सकते हैं, 6, ठीक है। अब ये सारी बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से भर आता है, और मैंने जो स्टार्टिंग के 3 लिखे हैं यहीं पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाएगा। तो S ब्लॉक में मतलब S ब्लॉक में कितने मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं, P ब्लॉक में कितने आते हैं, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। आई गेस ये सारी चीज़ें तुम लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक तो क्या बोलते हैं पता होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको लिखना नहीं आता था, मैं उन लोगों को सिखा दिया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग तुम लोग भरते जाओगे, ठीक है। आई होप सो, ट्रस्ट कर सकते तुम लोग के ऊपर, ठीक है। और अब यहाँ पे अपन लोग नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा भैया वो बनेगा 1s2, फिर बनेगा 2s2। मेरे 4 कंप्लीट हो चुके, देखना ध्यान देना, मेरे 4 कंप्लीट हो चुके, 2 कंप्लीट हो चुके। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या लिखूँगा भाई जल्दी बताओ भाई। 1s आ गया, 2s आ गया, अब क्या आएगा 2p, क्या आएगा बेटा 2p। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा ज़रा बताना, 2। अरे हाँ या ना, 2 ना, पक्का ना, हाँ 2, सही है। अच्छा, मेरा वैलेंस शेल कौन सा है बेटा, ये वाला वैलेंस शेल है, सेकेंड शेल है ना, ये जो नंबर बताता है इसे सेकेंड शेल है, ये इसका नाम हो गया वैलेंस शेल, सही है भाई, सही है। अभी हो गया वैलेंस शेल। अच्छा, तुम लोग दिखाई दे रहा है ना वीडियो क्लियरली, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। हाँ, ये होता है वैलेंस शेल, ये होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैसे 1s2 से तो अपने कोई मतलब नहीं। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार फटाफट से। अच्छा, मैं जो ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ वो ग्राउंड स्टेट पे है। GS का क्या मतलब है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब यहाँ पे अभी कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में नहीं गई है, यानी कि सारे के सारे उसका नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। रिएक्शन करता है या उसको एनर्जी मिल जाता है तो वो फट से एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, देखो एक्साइटेड का मतलब मैं तुमको आके, तुम ऐसे नॉर्मल बैठे हो घर पे, है ना, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब तुमको आकर के मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दे दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो तुम एक्साइट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे भाई, खुशी के मारे नाचने लगोगे, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट है, इसके अंदर फटाफट से ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। पहला ऑर्बिटल S के लिए होता है सिंगल, ठीक है। फिर एक और S, भाई ये 1s के लिए बन गया, ये 2s के लिए बन गया। और 2p में होता है 3 ऑर्बिटल। भाई p अगर है तुम्हारा सब शेल तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, पता होना चाहिए। d में 5 आएंगे, f में 8 आएंगे, इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे फटाफट से इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो अगर 2 है तो एक तो ऊपर एक नीचे, है ना, स्पिन अलग अलग दिखाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास 2 हैं। अभी कोई मेरे को ये मत बोल दे कि यहाँ पे अकेला अकेला क्यों भरा, साथ में क्यों नहीं भरा, है ना। अगर तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पता है तो थोड़ा सा यार दिक्कत है, इतना बेसिक तुम लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि नहीं पता तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी कोविड वाला जो सेशन आया था उसके बाद वो सब हो ही गया, ठीक है। और 11th में बहुत लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो दिवाली का माहौल है, तो कोई बात नहीं, अपन तुमको माफ़ करते हैं। अगर नहीं आ रहा होगा तो अपन जिस दिन इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये हंड्स रूल के अकॉर्डिंग भराया हुआ है, पता ही होगा। हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो भरते हैं उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उसमें से किसी एक रूल के कारण से हमने ऐसे भर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तक तो तुम लोगों को क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फील होंगे, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है बेटा, ग्राउंड स्टेट। अब मुझे बताओ कि अगर रिएक्शन करना है या कुछ भी करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब मैं सिर्फ फर्स्ट की बात करूँगा, इसके आगे तो जाना नहीं है इसमें। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यार देखो, अंदर वाले को तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बाहर वाला क्या करेगा, वो बोलेगा देखो तुम्हारे पास तो एक घर खाली था, ये एक घर खाली था, तो अपने आप के अंदर से, याद रहे, ये अंदर से अपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ भेज देगा। क्या करेगा, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को जंप करा के भेज देगा आखिरी शेल में। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो है बेटा यहाँ से निकल गया और यहाँ आ गया। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 4 वैलेंस शेल के अंदर, ये 4 दिख रहे होंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट का मैं एक छोटा सा लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बाद में अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। हालांकि ये 4 बनने वाले हैं, हाँ।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ जिसका नाम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बारे में बहुत लोग पढ़े होंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस ऑल साउंड्स, ठीक है, जो बन रहे हैं बाहर, क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है, तुम लोगों को पता ही होगा क्या है जो हम लोग का सेटअप है, यानी कि जो घर है वो बिल्कुल मेन रोड के पास में है, और मेन रोड में बिल्कुल गाड़ियाँ चलते रहती है ऑलमोस्ट, है ना, ऑल टाइम चलती रहती है, तो कुछ कर नहीं सकते उस पर, ठीक है, उसका साउंड आते रहेगा। थोड़ा सा अगर अवॉइड कर दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये कहता है, अभी क्या कहता है उसको छोड़ते हैं, इसका मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। छोटे भाषा में एकदम समझा देता हूँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसके एक कंडीशन होती है ऑफ नियर एनर्जी स्टेट, मतलब जो एनर्जी लेवल होने वाला है वो थोड़ा आसपास का होगा, तभी वो आपस में इंटरमिक्स हो पाएंगे। ये जो ऑर्बिटल है ना, ये आपस में मिक्स होने वाले हैं। मैं इसका कंसेप्ट अभी तुमको हल्का सा समझा रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसको अच्छे से समझाऊंगा जब जीओसी पढ़ाऊंगा। जीओसी पता होगा तुम लोग को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे सारे कंसेप्ट, मैकेनिज्म, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे पढ़ रहे होंगे सामने, ठीक है। अभी मैं फिलहाल IUPAC पे फोकस कर रहा हूँ, पर उसके पहले जो आज का क्लास है वो समझ के चलो, बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है कि मैं कार्बन को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करता है क्या नहीं करता है। ये लेक्चर मतलब बहुत लोग हो सकता है तो चाहेंगे अवॉइड करते हैं, देख लो यार तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को वो बेसिक से नहीं आती, तो हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, उसके बाद वाले चैप्टर बहुत अच्छे खासे लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो ऐसे ही पढ़ाने वाला, तो बेटा देख लो, ठीक है, जो भरोसे का बात होता है ना वो फिर तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलो आगे नहीं बोलेंगे। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन होता है मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे ये एक पानी है बेटा, एक गिलास, ठीक है, एक काम करते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, इस बड़े से कंटेनर के हमने अंदर डाला नींबू, क्या डाला, नींबू, इसके अंदर डाला 1 चम्मच शक्कर, अच्छा चम्मच अच्छे से नहीं बना, 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसा बना दें, ठीक है, 1 चम्मच शक्कर दिखा दें यहाँ पे, ये शक्कर हो गया, ये नींबू हो गया, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, इसलिए समझ लेना है। 1 चम्मच शक्कर डाला है, 1 चम्मच नींबू डाला है, हल्का सा ना, हल्का सा देखो, हाफ टी स्पून, हल्का सा हाफ टी स्पून नमक भी डाल दो, टेस्टी बनता है। और यहाँ पे लिया था बेटा पानी, क्या लिया था, वाटर। कंटेनर अच्छा नहीं दिख रहा क्या, देख लो यार डायग्राम थोड़ा सा चला लो, काम है, चलो अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये अब पानी था, इसके ऊपर मैंने डाला बेटा नींबू, इसके ऊपर डाला मैंने शक्कर, इसके ऊपर डाला मैंने नमक, क्या बन जाएगा इसके अंदर, बच्चे को पता है, नींबू पानी, अरे क्या बनेगा भाई, नींबू पानी, यस। यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, हमने यहाँ पे की इंटरमिक्सिंग, इसको मैं ऑर्बिटल मान सकता हूँ, हाँ या ना भाई, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, पानी अलग ऑर्बिटल है, 4 अलग अलग ऑर्बिटल दिखे हैं, और 4 अलग अलग ऑर्बिटल को मैं क्यों कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ एक ही जगह पे। अब मिक्स करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें मिक्सिबल होनी चाहिए, मिक्स हो जानी चाहिए, और मिक्स तब होंगी जब उनके एनर्जी लेवल जो होंगे आसपास होंगे। अब मैंने बताया, इसको डिटेल में समझाऊंगा, आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पर यहाँ पे समझ जाते हैं कि इस सबको मिक्स किया, और मिक्स किस में किया, एक कंटेनर में किया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, ठीक है। तो ये एक गिलास है बेटा, ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, ये एक गिलास है। अब जब मैं इसमें नींबू पानी डाला, ठीक है, समझ ना, इन चारों गिलास में मैंने नींबू पानी डाला, तो क्या मुझे नींबू पानी का टेस्ट हर गिलास में अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, बताओ भाई। हर गिलास में जो मेरा नींबू पानी मैंने डाला उसका टेस्ट जो है वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, ये तुम लोग बताओगे भाई। मैक्सिमम लोग का आंसर होगा सेम, कुछ लोग होंगे जो बोलने वाले डिफरेंट, पता नहीं कैसे बोलते हैं, मुझे पता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस में ना ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना है, और ऐसा बोलना है जो टीचर ने बोला, ठीक है। अब चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, बोल देना है बस, बहुत लोग का होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर है भाई कि सब गिलास में मुझे जो टेस्ट मिलने वाला है नींबू पानी का वो सब में सेम मिलेगा, करेक्ट बात है। अब इसी को बोला इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और जब मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए तो ये जो मेरा बना, ये जो बना वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ। हाइब्रिडाइज का मतलब होता है हाइब्रिड बन गया ना भाई। तुम लोगों ने हाइब्रिड गाड़ी का नाम सुना है, अभी फिलहाल में बहुत फेमस हो रही है हाइब्रिड गाड़ियाँ। उसमें क्या होगा, तुम्हारा पेट्रोल इंजन भी होगा और साथ में इलेक्ट्रिक इंजन भी होगा, यानी कि वो चार्जिंग से भी चल जाएगी, पेट्रोल से भी चल जाएगी। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड बन गया ना। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करो और एक नया चीज़ बना दो।
और उसके अंदर इन दोनों चीज़ की प्रॉपर्टीज़ जोड़ दो, उसको हाइब्रिड बोल दिया। तो अब ये क्या बना, अगर मैं इसको बोलता कि यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक S था, यस, इसका नाम S दे दिया, और बाकी लोग P थे, ये P का एक ऑर्बिटल, ये P का एक ऑर्बिटल, ये P का एक ऑर्बिटल। तो P का 3 और एक S आपस में मिलके क्या बनाया बेटा, sp3 बनाया। तो ये वाले ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3, उसके बगल वाले ऑर्बिटल का नाम भी हो गया sp3, इसके बगल वाले का नाम भी हो गया sp3, और इसका भी नाम हो गया sp3। आई होप सो ये समझ में आया होगा। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने मिक्स करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्बिटल जो कि sp3 है, ना ही वो S है ना ही वो P है, वो क्या है, sp3 है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाया जिसका नाम था sp3 ऑर्बिटल, और उस sp3 ऑर्बिटल को मैं क्या करने वाला हूँ भाई, उसी में मैं क्या बोलते हैं रिएक्शन कराने वाला हूँ। तो तुम लोगों ने बहुत देखा होगा कार्बन की ये जो बॉन्डिंग होती है ये वाली, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आई होप अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। जैसे ये 4 को मिक्स किया, वैसे ये जो 4 ऑर्बिटल है तुम लोगों को दिख रहे होंगे, इसको मैं मिक्स करूँगा तो मेरे पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1, ठीक है, एक सेकेंड है ना, इसको अलग से कर लेते हैं, ऐसा 1 2 3 4, चाहे अलग अलग दिखा लो चाहे एक ही साथ चारों को दिखा लो, कोई अलग डिफरेंस नहीं है। मैंने फिलहाल अलग अलग बना दिया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। साथ में कर लिया, साथ में कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है तो एक ही थे ऐसे। चलो फटाफट से साथ में कर लेते हैं, 1 2 3 4, और ये चारों कैसे बेटा, sp3 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 और ये वाला भी sp3, सारे हाइब्रिडाइज हो गए। इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, फटाफट से देख लो। और तुमको ये पता होगा एक ऑर्बिट के अंदर, सॉरी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए होती है। अब जब मेरा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो शेयरिंग करना चाहेगा तो वो फटाफट बोलेगा बेटा जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन ला मेरे पास, अपना हाइड्रोजन ला मेरे पास, इलेक्ट्रॉन लाओ, इलेक्ट्रॉन लाओ और इलेक्ट्रॉन लाओ, और अपना अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दो, मेरे ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं जो चाहिए इलेक्ट्रॉन उसकी कमी पूरी करो। और जैसे ही तुम कमी पूरी करोगे हम लोग क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। आई होप सो ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा कि क्यों उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और कैसे उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट जिसको समझ नहीं आया, ठीक है, कुछ टाइम वेट करो, मैं इसको बाद में और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये मेरे ऊपर है, मतलब मेरे ऊपर क्या, मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना कंप्लीट करूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। बस जो अभी जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना, आगे पीछे सब जगह भूल जाओ। जब अपन पढ़ रहे होते हैं ना हम लोग, बेसिकली मैं बता दूँ तुम लोग को, ह्यूमन नेचर जो होता है वो ऐसा होता है कि जिस टाइम पे प्रेजेंट है उस टाइम को छोड़ के वो हर जगह की सोच लेता है। फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में सोच करके वो एंग्जाइटी ले रहा होता है। पास्ट में हमने क्या किया उसको लेकर के वो रिग्रेट कर रहा होता है। जो प्रेजेंट है उसको बर्बाद कर रहा है, उसको ले जाके वापस से पास्ट में पटकेगा, फिर उसको लेकर रिग्रेट करेगा। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, तुम लोगों ने बोला होगा अरे यार बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी करनी है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे कवर होगा। मन चला टेंशन पे टेंशन लिए जा रहे हैं, है ना। कमेंट करके अपने दोस्त को बता रहे हैं, मतलब मैसेज कर रहे हैं, भाई एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी करनी थी। हम लोगों ने तो अभी एक चीज़ चालू भी नहीं की है, मैं तो यहाँ पे वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, तू क्या कर रहा है। वो भी सामने से बोलेगा हाँ भाई मैं भी वेब सीरीज़ ही देख रहा हूँ, मैं भी रील्स चला रहा हूँ, मेरा भी टाइम पास हो रहा है, मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि पढ़ रहा होगा, तुमको नहीं बताएगा, ठीक है। और तुम बोलते हो अरे यार तुम तो कैसे टॉप मार लिए आखिरी में, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है, सारे दोस्त एक जैसे होते हैं। हाँ तो खैर मैं बता रहा था कि अब तुम फ्यूचर के बारे में सोचोगे, तुम टेंशन लोगे और अभी बस टाइम पास करोगे कि भाई तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। हो सकता है एक दिन बैठो दूसरे दिन फिर छोड़ दो। अब फिर जैसे फ्यूचर में जाओगे तुम पास्ट को लेकर के रिग्रेट करोगे, काश मैं उस समय पढ़ लिया होता, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। अब जो होगा कौन देखेगा, भगवान देखेगा। मैं ऊपर वाले के भरोसे एग्ज़ाम लिख के आऊँगा, बढ़िया से एग्ज़ाम लिखा, अगर सही रहा सब कुछ, पास हो गया अच्छे नंबरों से, तो अगले साल पक्का फोड़ूंगा। देख लेना, मतलब भाई कसम सता रहा हूँ, भगवान की कसम, अगले साल वाले में मैं 90 में 90 लाऊंगा, 100 में 100 लाऊंगा, फोड़ दूंगा, पूरा पेपर ही फोड़ दूंगा, तबाह करके रख दूंगा। और जैसे ही वो पास हो जाता है, ठीक है, भगवान सोचते हैं कि हो सकता है बालक अगले साल के लिए सही में कमिटेड हो, पास करा देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पास हो गया भाई, पासिंग नंबर से अगले साल आता है, पेपर कब है, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, आराम से पढ़ेंगे,
अगेन साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। तो हालांकि ये तुम लोग का साइकिल है, ठीक है, और ये बात सबको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कि हाँ यार ऐसा तो होता है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अगले बार में फोड़ेंगे, और अगले बार में जब फोड़ने की बारी आती है तब फिर वापस से वही डायलॉग मारते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम तो पक्का फोड़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट टाइम के ऊपर मत जाओ, अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, और जैसा पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से समझो, कॉपी में नोट करो, है ना, पढ़ाई करो, करते रहो। एट दी एंड तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो गया है, पेपर आएगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे तुमको बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं होगी अगर तुमने अभी से प्रिपेयर किया हुआ है तो। और अगर बाद में बिल्कुल आखिरी डे पे सोचोगे तो बेटा तुम्हारे ऊपर इतना बोझ आ जाएगा ना कि उस दिन तो तुम खैर रहने दो पढ़ाई, दूसरे दिन पास हो पाओगे कि नहीं हो पाएगा वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंग्जाइटी से वैसे भी हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है। तो एक बार ट्राई करो कि जो प्रेजेंट में हो रहा है कुछ टाइम पहले से पढ़ना चालू कर दो। कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं हूँ ना, चिंता कहीं करते हो। चलो, तो ये सारी चीज़ें थी हाइब्रिडाइजेशन की, है ना, ये हमने पढ़ ली, क्यों उसके 4 बॉन्ड बनते हैं ये हमने पढ़ ली। अब मैं जैसा बोला था कि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर अपन आएंगे, तो अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझना चालू करते हैं, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक कि तुम लोगों को जो कहानी है वो क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके आगे जो हम लोग की कहानी शुरू होने वाली है वो बॉन्ड लाइन के रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट होगी, और जैसे ही अपन अगले लेक्चर में जाएंगे उसके बाद अपन की जो बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं वो आनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि IUPAC नेमिंग आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये लोग बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि भैया ये जो पढ़ाने की पेसिंग है वो बहुत स्लो है। तो यार देखो, तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को भी, ठीक है, कि मेरी कोई भी फर्स्ट क्लास होती है, किसी भी चीज़ की फर्स्ट क्लास होती है, तो मैं वहाँ पे पेसिंग को जो है थोड़ा स्लो रखना चाहता हूँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं सामने जिसको पढ़ा रहा हूँ उन लोगों का लेवल क्या है, ठीक है। अगर उन लोगों का लेवल अच्छा खासा है तो मैं अपनी पेसिंग बढ़ा सकता हूँ, और अगर उन लोगों का लेवल अच्छा खासा नहीं है तो मैं अपनी पेसिंग थोड़ी स्लो कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी टीचर है तो जनरली वो क्या करता है, अपना फर्स्ट क्लास में ना वो जो अपनी पेसिंग को थोड़ा सा कंट्रोल रखता है। अब जैसे कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं मैं अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं किया था, ये मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं बताया ऑफलाइन में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, पर ये क्या है फर्स्ट टाइम है मेरा जो ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं ऑब्वियसली अलग बात है, ठीक है, पर ऑनलाइन लेक्चर बनाना थोड़ी सी अलग बात हो जाती है, थोड़ा लॉन्ग कंटेंट रहता है, लंबी लंबी वीडियोस बनानी पड़ती है, तो थोड़ी अलग चीज़ें हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बना रहा हूँ, बस बना रहा हूँ, टाइम वाइम में अभी कुछ देख नहीं रहा हूँ, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, पर इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि देखो बेटा मैं जैसे भी पढ़ा रहा हूँ पढ़ाऊँगा इतना कि हर डिटेल कवर हो जाए और हर चीज़ समझ में आ जाए, ना मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा ना मैं कुछ करूँगा। और हो सकता है कि क्योंकि सिंस क्रैश कोर्स टाइप का ही है तो मैं हो सकता है थोड़े कम लेक्चर्स में जल्दी जल्दी कवर कर भी दूँ चैप्टर्स को, उसकी टेंशन तुम मत लेना, ठीक है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। फिलहाल जब तुम लोगों को मैं बता रहा था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन अपने को समझना है, रिप्रेजेंटेशन में अपने 4 फॉर्मूले लिखे थे फटाफट से, ठीक है। पर अब मैं आगे की बातें बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन में मैं अब बात कर रहा हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। क्यों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, ठीक है, उस समय तो मैंने हमारे मजाक से बोल दिया था कि केमिस्ट्री वाले से आलसी होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग क्या ऑफेंड हो जाते होगे तो पता नहीं, है ना, बहुत लोग हो जाते हैं। हाँ, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बेसिकली इसलिए बनाना चालू किया क्योंकि देखो यार अपने को बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अब हर जगह मैं CS3 CS2 ये सब लिखते जाऊँगा, मेरे को टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ऊपर से जो मेरा जो दिखाना चाह रहा हूँ, जो रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, हो सकता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखे। तो मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड सा कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मैं फटाफट बना लूँ और आसानी से बना लूँ। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एक काम करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के पहले रूल्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रूल पहली बार लिखूँ। पहला रूल है कि मैं इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड शो करूँगा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड मतलब क्या होता है भाई, देखो कार्बन के बॉन्ड शो करूँगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड शो करूँगा, लेकिन उनके नाम कहीं पे भी नहीं लिखूँगा, ठीक है। अगर इस रूल को थोड़ा सा अच्छे से बताना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 CC बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। मतलब अगर मैं सिंगल डंडी खींच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 भी लिखूँ, रिप्रेजेंटेड, क्लियर है। अच्छा, ये जो हमने अभी किया वो बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो रूल्स लिखी होती है, तो वो सब मैं थोड़ा सा देख के बता देता हूँ, ठीक है। ये जनरल चीज़ें हैं, इसके लिए मुझे क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर बता दिया देख करके, ताकि तुम लोग को मिस मत हो, ठीक है। चलो, तो एक कार्बन कार्बन के बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट करूँगा। दूसरा, अगर मेरा कोई हेट्रो एटम है तो मैं उनको शो करूँगा। तीसरा, मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शो करूँगा। ठीक है,
बात समझ में आएगी। मैं 3 काम करने वाला हूँ। मैं तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को मैं दिखाऊंगा, पर कार्बन कार्बन कहीं लिखूंगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मैं हेटेरो एटम से अगर कोई तो शो करूँगा, अगर मेरे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं उसको शो करूँगा। अच्छा, यहाँ पे समझ जाना कि जब मैं 1 कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट करने वाला हूँ तो इसमें मैं क्या नहीं लिखूँगा, मैं कार्बन एंड हाइड्रोजन को है ना, नहीं लिखूँगा। सॉरी फॉर दिस ऑल नॉइस वॉइस, ठीक है, बाहर से आ रही है, मेरी गलती नहीं है। हाँ, तो कार्बन हाइड्रोजन के जो वो है एटम्स हैं, मैं उनको नहीं लिखने वाला, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूँगा। और ऑब्वियसली वो मैं मन की आंखों से देखूंगा, ये यहाँ पे CH3 होना चाहिए था, यहाँ पे CH2 होना चाहिए था, इस तरीके से मैं मन की आंखों से देखूँ। कैसे होता है एग्जाम्पल कैसे बताऊँगा। दूसरा मैं बोल रहा हूँ हेटेरो एटम्स में शो करूँगा। तीसरा मैं बोल रहा हूँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को शो करूँगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा बात, ठीक है। चौथी मैं बात बताऊँ कि हमेशा वी विल फॉलो जिगजैग। अच्छा, वी विल का मतलब समझना हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं, हालांकि ये कोई भी हो तो जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, ऐसा लिखा रहता है ना, जिगजैग पैटर्न फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो यार जब भी मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा तब मैं वहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न दिखाऊंगा। अब मैं जैसे कि पिछले वाले में दिखाया था पेंटेन, नाम लिखा था मैंने एग्जाम्पल पेंटेन, तो मैं यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम लोग को पेंटेन, ठीक है। पेंटेन का मतलब भाई 5 कार्बन की चेन। तो एक काम करा, यहाँ पे मैं एक डॉट डाल के दिखा रहा हूँ, फिलहाल के लिए दिखा रहा हूँ, बाद में तो वो भी नहीं बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे एक डॉट है। अगर इस डॉट को मैं कार्बन मान रहा हूँ, समझो इस डॉट को मैं कार्बन मान रहा हूँ, तो इस कार्बन के पास मेरे पास 3 हाइड्रोजन होंगे भाई, क्योंकि टर्मिनल पे है ना। सोच के देखो CH3, ये भी टर्मिनल पे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। और बाकी जो बीच में बच रहे हैं इनके पास CH2 होंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कार्बन होंगे 3 हाइड्रोजन कैरी कर रहा होगा, क्योंकि टर्मिनल पे लगा हुआ है, ये बीच में लगा हुआ है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। ये बीच में लगा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ये अगेन टर्मिनल पे है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। तो आई गेस ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी चीज़ टर्मिनल पे दिख जाए तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, 3 बॉन्ड खाली होंगे उसके, बाकी जगह पे 2 बॉन्ड खाली होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी यूज़ हो सके। तो मैं क्या शो करूँगा बेटा, मैं यहाँ पे बॉन्ड शो करूँगा जो कार्बन कार्बन के बीच में है। मैंने लिखा हुआ है 1 CC बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेटिव, कार्बन कार्बन के बीच में शो करूँगा, ठीक है। ये लो, ये हटा दिया, ये कभी नहीं लिखना मुझे। और जिगजैग पैटर्न में मैं शो करूँगा, ठीक है। हाइड्रोजन में कहाँ पे क्या है नहीं लिखूंगा, पर उसके अलावा कोई हेटेरो एटम्स आया तो मैं वो पक्का शो करूँगा। अगर मेरा क्या बोलते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आया तो मैं उसको शो करूँगा, और मैं हमेशा जिगजैग पैटर्न फॉलो करूँगा। ये एक तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया पेंटेन का। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो चीज़ है ना, जो हमारा ये चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं तुम लोगों को फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चन है वो लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखना चालू करता हूँ क्वेश्चन पहला, ठीक है। CH3 मैं फटाफट से नोट करना चालू करो और वीडियो पॉज करके मेरे से पहले आंसर लिख लेना, ठीक है। CH3 इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 CH2 OH, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट मैं बोल दूँ CH3 CH2 और CH2 OH, इसका अपन बनाएंगे, ठीक है। या फिर काम करो इसको CHO कर लो, या CO, हाँ CHO कर लो, CHO, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, फटाफट से लिख देता हूँ। CH3 CH2 है ना, NH CH2 CH3, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई CH3 है, CH2 है, CH2 है, COOH है। चलो अभी भाई क्वेश्चंस यूज़ करने के लिए मैं अपना थोड़ा सा देख लूँगा, जहाँ पे भी मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करके रखे हुए हैं मैंने, उन सारे क्वेश्चंस को मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करते जाऊँगा, ठीक है। मेरे पास बुक का PDF रखा रहता है तो मैं PDF से पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, खाली बुक पकड़ के थोड़ा सा देखने में, उससे अच्छा बेटर है PDF देख लो, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन दे दिए मैंने, है ना। इन सब के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फटाफट से बना के दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, आराम से ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो, और इन सारे के एक बार तुम लोग बॉन्ड लाइन रखना फटाफट से प्रैक्टिस कर लो। अगर साथ साथ पे प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को क्या रहेगा, नींद भी नहीं आएगी, बोर नहीं लगेगा, और ऐसी फीलिंग आएगी कि नॉर्मल क्लास में बैठे हुए हो। और अगर ऐसी फीलिंग आएगी तो तुम लोगों को पढ़ने में आसानी आएगी, ठीक है। तो मैं फटाफट से बनाना चालू करो, फिर मैं बनाऊँगा। कितना गिनूँ मैं? 5 तक गिनता हूँ, ठीक है। दिख रहा है, ये क्लियर है? 1 2 3 4 5। आई होप तो यहाँ तक तुम लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं किया होगा तो फिर देख लो, आलसी तो हो ही तुम, ठीक है। अब ऐसे इसमें तुम्हारी मदद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, पर देखेंगे, ट्राई करते हैं। चलो अब जिन लोगों ने लिखा होगा वो लोग मैच करते जाओ, जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा उन लोग अभी फटाफट बना लेना। CH3 CH2 CH2 CH3 भाई कैसा बनेगा? यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 बन गया, खत्म।
सोचो इसको लिखने में कितना टाइम लगा, तो इसको कितना कितना टाइम लगा, खत्म भाई। कितना है, 1 2 और OH, खत्म। कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, OH हेट्रो एटम है। मैं क्या बोला हूँ, हेट्रो एटम्स को शो करूँगा, बात क्लियर। हेट्रो एटम्स को क्या कह रहा, शो कर लिया। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को शो करूँगा, हालांकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं। अच्छा किस में होगा भाई, देखते हैं। चलो यहाँ पे भाई CH3 इधर वाला, ये बन गया CH2, नीचे एक और CH2, यहाँ पे ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे ऊपर मैं खाली छोड़ देता तो CH3 हो जाता, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड में O होगा और इधर की तरफ H प्रेजेंट होगा। ये होता है तुम्हारा CHO ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तुम लोगों को 3 तरीके के ये देखने को मिलेंगे। एक होता है बेटा CHO, एक दिखेगा CO और एक दिखेगा COOH, है ना। ये होते हैं तुम्हारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, इनके नाम क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है बेटा एल्डिहाइड, आगे और बताऊँगा। ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे कीटोन, ये जो उसके नीचे दिख रहा है उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आई गेस यहाँ तक की बातें तुम लोग क्लियर होगी। अब इसके आगे मैं तुम लोग को यहाँ पे बॉन्डिंग समझा देता हूँ। ये होता है कार्बन, ठीक है, ये होता है कार्बन, और ये कार्बन का नंबर मैं हमेशा इंक्लूड करके लिखूँगा। अगर मैं जब भी चेन को बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये कन्फ्यूजन होता था अपने टाइम पे, इसलिए मैं तुम लोग बता रहा हूँ कि जब भी मैं ऐसा बनाऊँगा तो मैं यहाँ पे ये इंक्लूड करूँगा। 1 2 3 4, मेरे इस वाले में 4 कार्बन है, इस तरीके से मैं इंक्लूड करके चलूँगा उसको। ठीक है, वो कोई अलग नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन है, इधर से कोई R ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे आएगा तुम्हारा H। याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बताता है। कब बनाऊंगा मैं तुम लोग को ये सब, जब GOC में पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि कौन सा चीज़, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हमेशा उसके 2 बॉन्ड दिखने चाहिए। तो यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन के साथ, एक तरफ से डबल बॉन्ड O, एक तरफ से H और एक तरफ से एल्काइल ग्रुप। क्लियर है। अब इसकी बात कर लेते हैं कीटोन की। तो कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R जो होता है ये एल्काइल ग्रुप दिखाता है। अब जिसको एल्काइल ग्रुप नहीं पता, थोड़ी देर रुको, बताता हूँ, थोड़ी देर, ठीक है, सब्र करो। हाँ, ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और लास्ट में मेरा CHO, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा R होगा भैया। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और इधर की तरफ OH होगा। क्लियर है। ये मैं तुम लोग को टर्मिनल पे ओपन करके दिखा रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर को। शॉर्ट में तुम CHO लिख लो, CO लिख लो, COH लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपन करके दिखाओगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सामने वाले को, इसलिए ओपन करके दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, मैं यहाँ पे खाली CHO लिखता तो भी चलता। ठीक है, पर मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, और अगर हेट्रो एटम है तो मैं उसको शो करूँगा। डन। यहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना, फटाफट से। क्या होगा, CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH2 इस वाली जगह पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा N। मैं बोल रहा हूँ H को मैं शो नहीं करूँगा, पर चाहूँ तो मैं शो भी कर सकता हूँ नीचे की तरफ या साइड में भी H लिख दो तो भी चल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ये बन गया मेरा। नीचे वाले की बात कर लेते हैं। CH3 है, CH2 है, ये वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड O और OH, ये बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप सब क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक का सारी चीज़ क्लियर है। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिए थे। 5 क्वेश्चन से आई गेस तुम लोग को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी, तुमको और क्लियर होते जाएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्लियर है। एल्काइल ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं, है ना। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, थोड़ा मिटाऊँ कहीं पे, क्या लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ। ठीक है, मिटा दूँ, ये वाला मिटा दूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला। ठीक है, फटाफट से ये हटा देते हैं। चलो ये हो गया ख़त्म। हाँ, यहाँ पे अपन फटाफट से समझ लेते हैं R ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। R से रिप्रेजेंटेशन होता है, एल्काइल उसका नाम है। एल्काइल का बेसिकली क्या मतलब है, अगर मेरा CH4 है तो इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, हाँ या ना भाई, चारों बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब ये बंदा कैसा है, कहीं पे और जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता। मतलब एक ट्रेन का एग्जांपल देख लो, है ना, जैसे ये ट्रेन है ना, इसके सामने वाली बुग्गी में कुछ लगा लेते हैं, पीछे वाली बुग्गी में कुछ लगा, ये बीच वाला है, तो इसके सामने से कहीं पे जाके अटैच हो सकता है, पीछे से ले जाके कहीं पे अटैच हो सकता है। अब अगर ये दोनों अटैच्ड है, ट्रेन के आगे कोई अटैच है, पीछे कोई अटैच है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बीच वाला कहीं और जाके नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये ऐसा वाला कंडीशन हो गया जिसके सारे बॉन्डिंग कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एल्केन बोलूँगा, अल्कीन बोलूँगा, एल्काइन बोलूँगा। भाई ये सारे मेरे कैसे हो गए, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो भी बनता है, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, नॉर्मल कंपाउंड हो गया। अभी जो एल्काइल है जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेसिकली ये क्या होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक H की कमी है। डन। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें एक H की कमी है, एक H अपन ने रिप्लेस कर रखा है,
यानी कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जुड़ा होना चाहिए किसी के साथ, पर ये अभी कमी है, ये नहीं जुड़ा होना चाहिए था किसी के साथ, पर ये अभी नहीं जुड़ा। अब मैं इसको कहीं भी ले जाके जोड़ सकता हूँ, हाँ या ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रेन है, ठीक है, ऐसा अच्छा खासा ट्रेन है, ठीक है, हाँ। तो ये अभी कहीं से जुड़ा नहीं है, इसको पूरे से ले जा कर कहीं पे भी अटैच कर सकता हूँ। और ऐसे ग्रुप को अटैच करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एक बॉन्ड खाली रखना पड़ेगा, और अगर मैं जब भी एक बॉन्ड खाली रखूँगा तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक। तो अगर अल्काइल ग्रुप का डेफिनेशन लिखना चाहो तो दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलोगे, दी, है ना, हाइड्रोकार्बन चेन विच हैज़ 1 हाइड्रोजन प्लस, या जो भी बोलना है यार, ठीक है। इसका डेफिनेशन बना सकते हैं फटाफट से, चाहोगे तो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में तुम लोग को डेफिनेशन अल्काइल ग्रुप का अच्छा लगा, है ना। मुझे क्या सर डेफिनेशंस उतना खास मैं याद नहीं रखता, चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, तुम लोग के लिए बता देते हैं अभी फटाफट से। हाँ भाई, तो अल्काइल ग्रुप लिख सकते हो। अब अल्काइल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड, है ना, ऐसे लिख दें, हाँ भाई, अच्छे से लिख देते, अच्छे से लिख, है ना। द ग्रुप formed by removal of 1 hydrogen atom, clear, ठीक है। द ग्रुप, है ना, बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन, ठीक है। किससे रिमूव कर रहे हो वो भी बताना पड़ेगा ना, हाँ। तो फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन, चलो डन। एक हाइड्रोजन मैं हटा देता हूँ जब भी एल्केन केस से, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, नॉर्मली अल्काइल ग्रुप बोलता हूँ। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। इसके आगे की क्लास में, जो कि नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अपन ने क्या क्या सीख लिया आज के क्लास में पूरा फटाफट से देख लेते हैं। अपन ने सबसे पहले देखा बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिजिकल का क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। फिर अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में समझा कि कार्बन ने क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच बनी वो क्यों बनी एक्चुअल में, है ना, क्यों उसकी स्टडी करनी है। उसके बाद अपन ने देखा कि कार्बन क्यों इतने सारे अपने बॉन्ड बना देता है, क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया, आयोनिक बॉन्ड के बारे में समझ लिया। कार्बन क्यों 4 बॉन्ड क्या बोलते हैं गेन करके नहीं बना सकता इलेक्ट्रॉन, और क्यों लॉस करके नहीं बना सकता, ये सारी बातें अपन ने कर ली, है ना। हमेशा शेयर करके क्यों बनाता है। और रिमेनिंग अपन ने सारी बातें कर ली है जो थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी सी रहती है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कंडेंस फार्मूला देख लिया, ओपन वाला चेन क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अभी अपन ने फटाफट से देख लिया, ठीक है। यहाँ तक कि अपने हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लिया कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन का अपन ने किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है वो भी सीख लिया, और अगर मैं जनरली किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है वो भी सीख लिया। तो अब ऐसी बात है कि पहला क्लास था, ठीक है, हमने बेसिक बातें कवर की है, लेकिन इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें कि तुम्हारा ये बेस बनना चालू हो गया। अब ये बनेगा और 2-3 लेक्चर, और उसके बाद जब तुम्हारा बेस पूरा तैयार हो जाएगा तब तुमको जो पढ़ाने का मज़ा है, ठीक है, और जो पढ़ने का मज़ा है वो शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद अपन फिर पढ़ने ही चालू करेंगे। मतलब जो हमारे IUPAC कंप्लीट होगा, GOC स्टार्ट करेंगे, GOC कंप्लीट होगा, फिर अपन वही क्लास 12 वाली जो चीज़ें हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद क्लास 12 वाली जो चीज़ें वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही मैं तुम लोग को बताऊँ कि क्लास 12 वाला पढ़ना अपन ने स्टार्ट किया, वहाँ पे अपन रिएक्शंस देखेंगे और भर के रिएक्शंस आएंगे। रिएक्शंस कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, DM बताएंगे, उसका तुम्हारा मैकेनिज्म बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। चैनल वाले सब्सक्राइब करो और इन लेक्चर्स को शेयर कर लो और देख लो यार, तुम अपने हिसाब से अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है। नोट्स जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा तुम लोग को प्रॉफिट होगा। बाद में अगर मैं नोट्स होगा तो प्रोवाइड करूँगा ही, ठीक है। साथ साथ में तुम लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस करने के लिए। अभी फ़िलहाल कोई DPP नहीं रहेगा, ठीक है। ये हलवा सा जो टॉपिक है इसको अपन ने ख़त्म कर दिया आज। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट क्लास में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो डिग्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की डिग्री कैसे लिखते हैं और एल्कोहल की डिग्री कैसे लिखते हैं, अमाइंस की डिग्री कैसे लिखते हैं। साथ साथ में अपन लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन फटाफट से IUPAC नेमिंग के सारे रूल्स और उसको करने का तरीका और इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाना चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद के क्वेश्चन जो लेक्चर आएगा उसमें आगे की चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, है ना। होपफुली तुम लोगों को पसंद आई होगी ये लेक्चर। कैसी लगी कमेंट करके बताओ। डाउट आया होगा तो ऑब्वियसली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए फिर पढ़ाई करो, बाय बाय।